हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग परमाणु की संरचना को पढ़ रहे हैं और परमाणु की संरचना में यह लेक्चर नंबर 16 है। अभी तक हम लोगों ने 3 परमाणु मॉडल पढ़े हैं, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और उन कमियों को जाने हैं जिनके कारण ये परमाणु मॉडल फेल हुए। आज की हमारी टॉपिक है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को पढ़ने से पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ नियम पढ़ने होंगे, उन नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं। वो नियम क्या थे? डी ब्रॉगली समीकरण और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आज हम इसके साथ एक और नियम पढ़ेंगे, उसका बहुत संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण का एक छोटा सा रूप पढ़ेंगे, क्योंकि श्रोडिंगर का तरंग समीकरण बहुत ही ब्रॉड है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के लायक नहीं है। तो श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को आगे की कक्षाओं में बीएससी में पढ़ा जाता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। बच्चों यहाँ एक बात का ध्यान दें, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के बच्चों के लायक यह परमाणु मॉडल है ही नहीं, लेकिन सिलेबस में है और हमने ये पूरी कोशिश की है कि इसको सरल से सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल द्रव्य के दोहरे व्यवहार, कण व तरंग दोनों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। द्रव्य का दोहरा व्यवहार हम लोग पढ़ चुके हैं, डी ब्रॉगली समीकरण को हम लोग पढ़े, और क्या जाने हैं कि प्रत्येक द्रव्य या विकिरण में द्वैत व्यवहार होता है, दो तरह का व्यवहार होता है। द्रव्य भी कण व तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, विकिरण भी कण व तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल द्रव्य के दोहरे व्यवहार, कण व तरंग दोनों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु का यह क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जिसको हम आधुनिक परमाणु मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा परमाणु मॉडल नहीं है, और यह परमाणु मॉडल जितनी भी कमियां थी सबको संतुष्ट करता है, सबको दूर करता है। तो यह मॉडल मुख्य रूप से श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर आधारित है और सहायता किससे मिली है? डी ब्रॉगली समीकरण से और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से। एक निकाय जैसे परमाणु या अणु जिनकी ऊर्जा समय के साथ अपरिवर्तित हो, तो ऐसा निकाय परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ चेंज न हो, बदले न, उसके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है: H psi इक्वल टू E psi। यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण का बहुत संक्षिप्त रूप है। वास्तव में श्रोडिंगर तरंग समीकरण बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो संक्षिप्त रूप में यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। जहाँ H एक गणितीय संकारक, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। H को हैमिल्टोनियन कहते हैं। ये इस निकाय की ऊर्जा है, चाहे निकाय परमाणु हो या अणु हो, उसकी ऊर्जा है। और साई तरंग फलन, यह ग्रीक अक्षर साई है। देखें यहाँ ग्रीक अक्षर साई, या अंग्रेजी में PSI लिखते हैं, साई, जहाँ P साइलेंट होगा। तो साई को हम कहते हैं तरंग फलन या वेव फंक्शन। नोट: एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रायिकता घनत्व कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं इसको। इसे साई स्क्वायर से दर्शाया जाता है। यह क्या है, आगे भी आने वाला है। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके कुछ विशेष मान हो सकते हैं। क्वांटित होने का अर्थ ये हुआ कि सतत ऊर्जा न हो, क्या हो, क्वांटीकृत हो, अलग अलग हो, कुछ विशेष मान हो, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से मान हो, या वो मान फ्रैक्शन में भी होंगे लेकिन निश्चित होंगे। ठीक है, तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। यह क्वांटीकृत मान या क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर क्यों प्राप्त होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के कारण प्राप्त होते हैं, जिनको श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक है, इन क्वांटीकृत ऊर्जा मानों को
किसके द्वारा हल किया जा सकता है? श्रोडिंगर के तरंग समीकरण द्वारा हल किया जा सकता है, हल किया जाता है, लेकिन आगे की कक्षाओं में हल किया जाता है, 11वीं में नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप याद करो यह कौन सा नियम है, फिर से पढ़ता हूं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यही कहता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का निर्धारण एक साथ हम नहीं कर सकते। अगर एग्जैक्ट पोजीशन का निर्धारण करते हैं तो उसके वेग में बहुत ज़्यादा अनियमितता होगी, और अगर एग्जैक्ट वेग का निर्धारण कर लेते हैं तो उसके पोजीशन में बहुत ज़्यादा अनियमितता हो जाएगी। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ ध्यान दें। नील्स बोर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से इसी कारण फेल हुआ कि नील्स बोर ने नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पथ को निश्चित कर दिया था। क्या बताया था? ये बताया था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर काटते हैं। ठीक है, लेकिन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग, सही सही स्थिति और सही सही वेग का निर्धारण एक साथ हम कर ही नहीं सकते। और यहाँ कक्षाएं दिखाने का क्या मतलब है? इसकी स्थिति और वेग का निर्धारण कर देना। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल इसी कारण फेल हुआ था। ठीक है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को निश्चित नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इसके खिलाफ है। अगला पॉइंट पढ़ता हूं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। साई को क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक कहते हैं। एक परमाणु में कई परमाणु कक्षक हो सकते हैं। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। इन पॉइंट्स को हम आगे भी पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे तब पढ़ेंगे, जब क्वांटम संख्याओं को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी परमाणु में कई सारे कक्षक होते हैं या हो सकते हैं, और प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं हो सकती है। 5वां पॉइंट है, एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता उस बिंदु पर तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, जिसे साई स्क्वायर या प्रायिकता घनत्व कहते हैं। किसी भी परमाणु में किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे ज़्यादा हो सकता है, उसकी संभावना कहाँ सबसे ज़्यादा है, इसको व्यक्त किया जाता है साई स्क्वायर द्वारा, जिसे प्रोबेबिलिटी घनत्व कहते हैं, प्रायिकता घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, बोर का परमाणु मॉडल फेल हुआ, और यहाँ पे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या बताता है इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। यह हम बना दे रहे हैं एक परमाणु के नाभिक को। ठीक है, यह परमाणु का नाभिक है। इसके चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन की अभी बात कर रहा हूं मैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन की, यानी इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हुआ। तो हाइड्रोजन के परमाणु का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यह वृत्तीय पथ में होगा या नहीं होगा, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों तरफ, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक ना, अपने नाभिक के चारों तरफ यह कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना सबसे ज्यादा होने की कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा इसके होने की संभावना इस वृत्तीय पथ पे मिलती है। ठीक है, लेकिन यह पथ निश्चित नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। तो परमाणु वास्तव में कैसे दिखेगा? एक इलेक्ट्रॉन मेघ की तरह दिखेगा, इलेक्ट्रॉन के बादल की तरह, यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के बादल दिखेंगे। ठीक है, उसी तरह जैसे कोई पंखा, सीलिंग फैन फुल स्पीड में चल रहा होता है तो उसके डैने नहीं दिखते, उसकी पंखुड़ियां नहीं दिखती हैं, क्या दिखता है? एक शैडो दिखता है, एक छाया दिखती है। उसी तरह नाभिक के चारों तरफ क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन का बादल दिखेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक कहाँ मिलती है? इस पथ पर ही मिलती है। यानी नील्स बोर का परमाणु मॉडल उतना गलत नहीं है जितना
कहा जाता है, फेल कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इस पथ पर ही सबसे ज़्यादा मिलती है। और अगर बहुल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं की बात करें, ऐसे परमाणु जिनमें कई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी वृत्तीय कक्षाएं भी इसी तरह प्राप्त होंगी। अगली कक्षा, उसके आगे वाली कक्षा इस तरह प्राप्त होंगी। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, निश्चित नहीं, इसी कक्षा पे नहीं घूमेंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होंगे, इस पथ पर ही होंगे। ठीक है, तो यही आधुनिक परमाणु मॉडल का कॉन्सेप्ट है और मैं समझता हूँ कि आप इसे भली बात समझ पाए होंगे, अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज की ये टॉपिक समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।